हेलो स्टूडेंट, आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अगली कड़ी में या कहिए कि अगली क्लास में, दो क्लास इसके पहले हो चुके हैं। आज इस तीसरे क्लास में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट गुण, जो सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण बोल सकते हैं जो होते हैं, ठीक है, उन सारे प्रॉपर्टीज पे आज ध्यान देंगे। उन सारे चीज़ों को बिल्कुल डिटेल में, ठीक, एक रिसर्च की तरह बिल्कुल डिटेल में हम लोग उसको समझेंगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग, उनके जो सबसे इम्पोर्टेंट जो गुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं, फीचर्स हैं, वो है आपके ये 6: क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शंस, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर। इसके अलावा भी कुछ फीचर्स हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा, सबसे पहले इन सारे फीचर्स को रखा जाता है। अगर जो प्रोग्रामिंग टेक्निक में अगर इस तरह के लक्षण हैं, इस तरह के प्रॉपर्टीज हैं, इस तरह के एडवांटेजेस हैं, तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाता है। इन सारे जो 6 आपके पास फीचर दिखाई दे रहे हैं, इन सब में 2 पर हम लोगों ने पिछली क्लास में ज़्यादा डिस्कशन कर चुके हैं। इन 2 फीचर्स के बारे में हम लोग डिटेल से डिटेल, ठीक है, समझने की जो बातें होती है उसको हम लोग समझ चुके हैं। आज हम लोग इसके आगे के जो नेक्स्ट फीचर्स हैं उन पर विशेष फोकस डालेंगे। इनको बिल्कुल गहराई से रिसर्च मेथड के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा तीसरा एपिसोड रहेगा, ये हमारा तीसरा क्लास कर सकते हैं रहेगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और इतना सारा डिटेल और इतने सारे बेसिक कंसेप्ट के साथ जो हमारा पढ़ाने का, एक समझाने का एक जो प्रयास है, और हम ये चाहेंगे कि आप उसको बिल्कुल समझें और इसका फायदा उठाएं। क्योंकि जनरली बहुत सारे वीडियोज में हम देखे हैं कि इतने डिटेल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में शायद कम ही समझाया गया है। तो इसी वजह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो इतना इम्पोर्टेंट फीचर है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो प्रोग्रामिंग टेक्निक जो इतना यूजफुल है, जिसके वजह से आज कंप्यूटर की दुनिया में, प्रोग्रामिंग में इतना आगे लोग बढ़ चुके हैं, इतने अनेक प्रकार के, ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया है। ये सब के सब जो हो रहे हैं, ये मान के चलेंगे कि ये फीचर की बदौलत ही हो रहे हैं। तो इस वजह से हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे खास तौर से, ठीक है, इतने सारे एपिसोड बनाने की कोशिश की, जिससे कि किसी भी सिंपल स्टूडेंट को भी इसका रहस्य, इसकी प्रकृति समझ में आ जाए। तो आज इस तीसरी कड़ी में हम लोग देखेंगे बाकी के जो 4 फीचर्स हैं उसके बारे में। तो हम लोग आते हैं तीसरे, ठीक है, पॉइंट पे, इनकैप्सुलेशन, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का इनकैप्सुलेशन का फीचर क्या कहता है। एक्चुअली मैं पहले ही बता चुके हैं कि ये सारे जो आप फीचर्स देख रहे हैं, ये सारे जो आप गुण देख रहे हैं, ये सारे टेक्निक देख रहे हैं, ठीक है, ये जो वैज्ञानिकों ने निकाला है, एक्चुअली में ये ऊपर वाले भगवान द्वारा बनाया हुआ ही टेक्निक है। हाँ, वैज्ञानिकों ने बस उस टेक्निक को, या कहिए कि उस तरह के लक्षण को, या कहिए कि उस तरह के गुण को, ठीक है, समझने का प्रयास किया। जो हम लोग रियल वर्ल्ड में इतने सारे काम कर रहे हैं, वो सब के सब इसी सिस्टम पर हैं, ठीक है। और ये सिस्टम वैज्ञानिकों ने, ठीक है, प्रकृति से ही निकाला, कहिए कि भगवान द्वारा बनाए गए, ठीक है, गुणों से ही, ठीक है, ये सारे फीचर्स निकले हैं। और वो कैसे, इसको भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप बाकी के जो फीचर्स हैं उसमें ये देखेंगे और समझेंगे कैसे। तो इनकैप्सुलेशन देखेंगे। इनकैप्सुलेशन के पहले थोड़ा सा समझेंगे फिर से ऑब्जेक्ट के बारे में, कि ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें 2 तरह की चीजें होती है। ऑब्जेक्ट का अपना कुछ प्रॉपर्टीज होता है और अपने कुछ बिहेवियर होते हैं। प्रॉपर्टीज बताता है शेप, साइज, कलर, इस तरह की चीजों को प्रॉपर्टीज के रूप में देखा जाता है।
और वो किस चीज में इस्तेमाल किया जाता है, वो कौन कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, तो ये सारी चीजों को उसके बिहेवियर के रूप में जाना जाता है। तो प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ये दोनों मिल करके और ये आपका ठीक है एक ऑब्जेक्ट बनता है। तो जब हम प्रॉपर्टीज और बिहेवियर जब ये दोनों की बात करते हैं तो ये दोनों को एक सिंगल यूनिट में रखना ही ठीक है आपको इनकैप्सुलेशन कहा जाता है। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब बस यही होता है, मतलब प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को एक साथ रखना। एक सिंगल यूनिट में जब हम प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को एक साथ बाइंड करते हैं, एक साथ रिलेट करते हैं, एक साथ इस्तेमाल करते हैं, तो ये कहलाएगा इनकैप्सुलेशन। अब हम इसको फिर रियल वर्ल्ड से कंपेयर करेंगे कि कैसे ये चीज ठीक है ऊपर वाला के द्वारा ही बनाया हुआ फीचर है। ठीक कैसे? तो मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति, कोई सोनू नाम का एक व्यक्ति है जिसको हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक, सोनू नाम का एक व्यक्ति का जो एक ऑब्जेक्ट के रूप में जिसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक, उसके पास उसके अपने आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, हाथ है, पैर, ये हो गया उसकी प्रॉपर्टीज। उसका बिहेवियर क्या हो गया? उसका बिहेवियर हो गया चलना, चलना, कूदना, बोलना, सुनना, देखें। ठीक, इसका मतलब ये होगा कि जो सोनू नाम का व्यक्ति है उसके पास ये जो प्रॉपर्टीज हैं, डिफरेंट उसके पास जो अंग हुए, उससे वो डिफरेंट ऑपरेशन कर रहा है। तो डिफरेंट उसके जो काम हो गया, ऑपरेशन हो गया जो वो करता है, ठीक है, ये दोनों एक सिंगल यूनिट सोनू नाम के बॉडी में ही अवेलेबल है। ऐसा नहीं है ठीक है कि आंख सोनू के पास है, देख मोनू रहा है। ऐसा नहीं है कि कान सोनू के पास है और मोनू सुन रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जो हमारे अंदर फीचर है, ठीक है, देखने, सुनने, बोलने और उससे रिलेटेड हमारे पास उस तरह के अंग अवेलेबल है। हम लोगों को कोई काम तो करना होता है तो तुरंत हम अपनी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि हम अपने अंग इस्तेमाल करते हैं और उस ऑपरेशन को कर जाते हैं। हमारी आंख जो एक प्रॉपर्टी के रूप में रहेगा, ठीक है, हमको देखना होगा तो हम अपने आंख का इस्तेमाल करेंगे और देखना नाम की ऑपरेशन को परफॉर्म कर लेंगे। देखने नाम का जो फंक्शन है उसको कर लेंगे। लेकिन देखना और आंख ये दोनों एक ही बॉडी का पार्ट है, ये दोनों एक ही बॉडी में कैप्सुलेट है। इसी को बोला गया ठीक है इनकैप्सुलेशन। तो ये भी रियल वर्ल्ड का कितना इंपॉर्टेंट और कितना साधारण सा फीचर है इनकैप्सुलेशन का, जो आज से नहीं शुरू से ही ये चला आ रहा है ना। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे ठीक है सोचा, समझा, इसको निकाला और इसको कंप्यूटर में इस्तेमाल करने का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक टेक्निक बनाया। तो इनकैप्सुलेशन ठीक है आप समझ गए होंगे कि इनकैप्सुलेशन में प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर दोनों को एक साथ रखना होता है, एक सिंगल यूनिट में है ना, उसको इस्तेमाल करना होता है। तो इसी को बोला जाता है इनकैप्सुलेशन, जो बिल्कुल रियल वर्ल्ड के कंसेप्ट पे आधारित। और सिर्फ आदमी ही का एग्जाम्पल नहीं, बल्कि हर एक चीज जो हम लोग देखते हैं ठीक है उसमें इसी तरह की चीजें हम लोगों को देखने को मिलता है। हर एक चीज में इनकैप्सुलेशन। अगर हम मोटरसाइकिल की बात करते हैं वहां पर भी इनकैप्सुलेशन है। इनकैप्सुलेशन वहां पर कैसे है? वहां पर आपकी ब्रेक लगाने के सिस्टम है, क्लच है, गियर है, ठीक है, हॉर्न है, ये सारी चीजें हैं। वो सब चीज के लिए अलग अलग मशीनरी लगा हुआ है और सबको ऑपरेट करने का अलग अलग मेथड दिया गया है। तो जिस मोटरसाइकिल में ब्रेक लगा हुआ है, ब्रेक भी हम लोग लगाते हैं, वही मोटरसाइकिल रुकता है। क्लियर? तो कहने का मतलब है कि मोटरसाइकिल हो या पंखे हो या किसी भी तो स्विच बोर्ड हो या कहीं पर भी हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को बिल्कुल साफ साफ अनुभव होगा कि हाँ यहाँ पर प्रॉपर्टीज और बिहेवियर दोनों को दोनों एक साथ एक सिंगल यूनिट में मिलकर काम कराया जाए। तो हर एक चीज में इस तरह की चीजें हम लोगों को मिलेंगे इनकैप्सुलेशन। और इसी इनकैप्सुलेशन को फिर प्रोग्रामिंग में भी इस्तेमाल किया गया। और क्यों इस्तेमाल किया गया? इसलिए इस्तेमाल किया गया कि प्रोग्रामिंग भी कुछ इसी तरह से एक आसान सिस्टम बने और एक ज़्यादा फैसिलिटी देने वाला सिस्टम बने।
इसलिए इनकैप्सुलेशन का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एब्स्ट्रैक्शन में। एब्स्ट्रैक्शन, फिर ये रियल वर्ल्ड की बात करेंगे, फिर ये देखेंगे कि ये भी भगवान द्वारा ही बनाया हुआ है और इसको कितनी चालाकी से वैज्ञानिक लोग समझा और प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल कर दिया। जैसे देखिए इनकैप्सुलेशन के बाद जो एब्स्ट्रैक्शन मेथड आता है, इस एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक, या अनवांटेड थिंग्स को हाइड करके रखना और सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट को सामने रखना, सिर्फ जरूरी पार्ट को सामने रखना और बाकी डिटेल एक्सप्लेनेशन, बाकी डिटेल थिंग्स को, बाकी डिटेल सारी चीजों को हाइड करके रखा जाता है। ठीक, ऐसा क्यों किया जाता है? तो ये भी एक तरह से सिक्योरिटी फीचर को इंडिकेट करता है। अब इसको रियल वर्ल्ड से कंपेयर करेंगे। अब जब हम इसको रियल वर्ल्ड से कंपेयर करेंगे तब हमको पता चलेगा। जैसे फिर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक व्यक्ति का, बस उस सोनू का फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, उस सोनू के पास, ठीक है, आंख है, कान है, हाथ है, मुंह है, ये सारे चीज उसके प्रॉपर्टीज है, उसके अंग है, ठीक है, ठीक। लेकिन आंख से जब देखने का काम होता है, देखना उसका बिहेवियर हो गया, जब वो देखने का काम होता है, ठीक है, तो आंख का इस्तेमाल करता है। लेकिन उस सोनू को इससे कोई लेना देना नहीं रहता है कि आंख में है क्या, रेटिना क्या है, फोटो कहाँ पड़ता है, कैसे वो अंदर की ओर दिमाग पर कैसे उसका असर पड़ता है उस फोटो का, है ना, जो सारी चीजें जो अंदर का कनेक्टिविटी है जो दिमाग तक पहुंचा रहा है ना, इससे उस सोनू का कोई लेना देना नहीं है। कान से वो सुनता है, मगर कान किस तरह से, ठीक है, किसी भी साउंड को सेंस करता है, सेंस करके के मस्तिष्क तक पहुंचाता है, अंदर में उसका क्या फंक्शनरी है, अंदर में क्या कनेक्टिविटी है, इससे कोई लेना देना सोनू को नहीं। सोनू को बस लेना देना है किससे, कि भाई देखना है बस आंख का इस्तेमाल करो, सुनना है कान का इस्तेमाल करो। तो फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि ये चीज तो भगवान द्वारा ही बनाया हुआ है और इसी चीज को फिर डिफरेंट लोग या कहीं कि वैज्ञानिक अलग अलग चीजों में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हम स्विच बोर्ड की बात करते हैं, स्विच बोर्ड हम लोग देखते हैं, उसमें क्या है कि डिफरेंट स्विचेस रहते हैं। जो डिफरेंट स्विचेस रहते हैं वो डिफरेंट, ठीक है, चीजों के लिए इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया। जैसे बल्ब जलाना है उसके लिए ये स्विच है, फैन चलाना है ये स्विच है, एसी चलाना है ये स्विच है, सबका अलग अलग स्विचिंग सिस्टम किया हुआ है। यूज करने वाले लोगों के लिए, यूजर के लिए, हम लोगों को, ठीक है, सिर्फ स्विच से लेना देना रहता है। पंखा चलाना है बस ये वाला स्विच प्रेस कर दो। लेकिन ये स्विच किस तरह से अंदर डिफरेंट वायर से, इलेक्ट्रिकल वायर से कनेक्टेड है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अंदर कौन है ना, ठंडा वाला वायर है, कौन गर्म वाला वायर है, ठीक है, क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, उससे यूज करने वाले को कोई लेना देना नहीं। यूज करने वाला सिर्फ इतना ही जानता है, इतना ही समझता है कि इस स्विच से ये काम होगा, इस स्विच से ये काम होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जो स्विच बोर्ड में जो डिटेल चीजें हैं, जो डिटेल कनेक्टिविटीज हैं, जो डिटेल वायर्स हैं, वो सब के सब हाइड करके रखा गया। सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट वो आगे लाया हुआ है, जो स्विचेस है, जिसका कि हम इस्तेमाल करके अपने ऑपरेशन को कंप्लीट करें। ऐसा भी हो सकता था कि भाई स्विच मत लगाओ, स्विच बोर्ड मत लगाओ, डिफरेंट वायर इस तरह से लटक रहेंगे। स्विच बोर्ड लगाने में बहुत खर्चा होता है, तरह तरह के अच्छे कंपनी का जो स्विचेज आते हैं महंगे होते हैं, वो सब हटाओ, है ना। सिर्फ क्या करो, तो सिर्फ जो वायर लटका हुआ है लटकने रहने दो, है ना। हमको पंखा चलाना होगा, हम ये पकड़ेंगे, पंखा के लिए ये वायर है, ये पकड़ेंगे, ये सटाएंगे, इस तरह से पंखा चल गया। बल्ब जलाना है, ये वायर पकड़े, ये वायर पकड़े, सटा दिए, बल्ब जल गया। लेकिन ठीक है, ऐसा हम लोग करते नहीं। ऐसा हो सकता है, आप ऐसा कर सकते हैं, आप पैसे बचा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करने से भी आपके काम हो सकते हैं। ऐसा कि नहीं पंखा नहीं चलेगा, बल्ब नहीं चलेगा, एसी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्टिविटी को आप दीजिए, वो चलेगा ही। आप उसको किसी भी रूप में दीजिए, कैसे भी दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, वो चलेगा ही।
लेकिन फिर भी हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग पैसे लगाते हैं और स्विच बनाते हैं, स्विच इस्तेमाल करते हैं, स्विच बोर्ड इस्तेमाल करते हैं। क्यों? सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम लोगों को अगर पंखा जलाना है तो हम लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बटन प्रेस कीजिए, काम हो जाए। वायर रहेगा तो वायर में तरह तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हो सकता है गलती से ये वायर उस वायर में कनेक्ट हो जाए, है ना, गलती से ऐसा हो कि नेगेटिव वायर पॉजिटिव वायर से टच करे, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आपको करंट लग सकता है। तो इस वजह से, ठीक है, इस वजह से एब्स्ट्रक्शन का सिस्टम वहां पे लागू किया गया। मतलब जो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन है, जो भी डिटेल उसकी कनेक्टिविटी है, जो भी डिटेल उसके वायर्स हैं, वो सब हाइड करके रखे हुए। सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट जो डिफरेंट डिफरेंट स्विचेस का होता है वो सामने है, जिसको कि हम इस्तेमाल करें। ये भी भगवान द्वारा ही बनाया गया है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग में ऐसा हो सकता है, एक आदमी के शरीर में ऐसा हो सकता है कि एक आदमी है, उसकी नसें जैसे बाहर में लटक रहे हैं, तो उनकी हड्डियां ऐसे दिखाई दे रही हैं, उनके और भी जो सिस्टम्स हैं, है ना, वो सब के सब ओपन है। तो फिर क्या होता? फिर ये होता है कि दो आदमी बैठे हुए हैं, बगल वाला के नस खींच दिया, पता चलो बेहोश हो गए, जान पे आफत आ गई। लेकिन आप देखेंगे कि आदमी का हर एक इंटरनल पार्ट जो इंटरनली फंक्शन करता रहता है, वो सब छिपाया हुआ है, सब हाइड करके रखा हुआ है। सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट सामने नजर आ रहा है, बाकी का सारा चीजें, ठीक है, एक बॉडी में सब छिपे हुए हैं, सब अंदर है। तो ये जो कंसेप्ट आया, ये तो भगवान द्वारा ही बनाया गया कंसेप्ट है, और इसे वैज्ञानिकों ने हर एक मशीनरी में, ठीक है, इस्तेमाल किया गया। जैसे मोटरसाइकिल की बात करें तो वहां भी ये सिस्टम है, आपको ब्रेक लगाने का एक सिस्टम बाहर में दिया गया है, लेकिन वो कैसे चक्के को जाम करता है, कैसे चक्के में ब्रेक शू लगा हुआ है, ठीक है, कैसे वो, ठीक है, रोकने का काम करता है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप गियर बदलते हैं, ठीक है, गियर बदलने का सिस्टम दिया गया है, लेकिन वो कैसे इंटरनली गियर को इधर से उधर 1 को 2 और 3 में चेंज करता है, इंटरनल उसका क्या कनेक्टिविटी है, इंटरनल उसका मशीनरी, ठीक है, काम कैसे करता है, इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं रहता है। एक मोटरसाइकिल का इंजन भी बिल्कुल पैक रहता है चारों तरफ से, हर तरफ से, ठीक है, वो ओपन नहीं रहता, वो इंटरनली काम करता रहता है। हम लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि एक मोटरसाइकिल में जो ऑपरेशन को परफॉर्म करे, ऐसा मेथड, डिफरेंट चीजें वो आपको ओपन में बनाया हुआ है कि ये ब्रेक है, ये क्लच है, ये गियर है, एक्सीलरेटर है, वो सब ओपन है, जिसको कि आप इस्तेमाल करें। लेकिन इंटरनली वो कैसे क्या कर रहा है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं रहता है। इसी को बोला जाता है एब्स्ट्रैक्शन, कि जिसमें कि जो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन है, जो भी डिटेल चीजें हैं, जो डिटेल मशीनरी है, डिटेल, है ना, सारी चीजों को बिल्कुल हाइड करके रखा जाता है, ठीक है। सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट को सामने रखते हैं और उसी ऑपरेटिव पार्ट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बस, और कुछ नहीं। जो काम होगा उससे रिलेटेड ऑपरेशन वाले मेथड का इस्तेमाल कीजिए, वो काम फट से हो जाएगा। अंदर क्या हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा, उससे किसी को, हम लोगों को, यूजर को लेना देना बिल्कुल नहीं। तो ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्शन। तो ये मेथड भी, ठीक है, आप देखेंगे C++ हो, जावा हो, जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो लैंग्वेज है, जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्ट करते हैं, उनमें देखेंगे, प्रोग्रामिंग टेक्निक में देखेंगे, जब भी आप क्लास बनाएंगे तो उसके अंतर्गत इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ये सारे के सारे चीजें शामिल रहेंगे। और उस समय प्रोग्रामिंग करते समय आपके दिमाग में ये सारे अगर एग्जाम्पल और ये सारे कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, किसी कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम अब जो ये लेक्चर शुरू किए हैं, आगे C++, जावा, ये सारे चीज, ठीक है, जब शुरू करेंगे तो वो सब में ये सारे चीज प्रोग्रामिंग के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस भी रियल वर्ल्ड का ही कंसेप्ट है, ये भी समाज का ही कंसेप्ट है, ये भी समझिए कि ऊपर वाला का बनाया हुआ ही कंसेप्ट है, जो कि प्रोग्रामिंग में लिया गया। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस मतलब वंशानुगत,
तो उसका मतलब क्या होगा, उससे क्या फायदा होगा? तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा फायदा छुपा हुआ है जिसको वैज्ञानिकों ने पकड़ा। बहुत बड़ा फायदा छुपा हुआ है, वो कैसे छुपा हुआ है, तो उसको इस तरह से एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। मान लेते हैं एक दादाजी हैं, दादाजी के पास मान लेते हैं कि 10 बीघा जमीन था। ठीक है, उन्होंने अपने मेहनत से 10 बीघा जमीन इकट्ठा किए, 10 बीघा खेत इकट्ठा किए, जो भी हो। ठीक है, उनके लड़के हुए, ठीक, उनके लड़के हुए, वो भी अपने मेहनत से, ठीक है, 10 बीघा नहीं सही 10 कट्ठा जमीन खुद बनाए। ठीक है, फिर उनके लड़के हुए, मतलब कि जो पोता हुआ, ठीक है, उसको, या वो भी कहिए कि अपने मेहनत से 1 आध कट्ठा जमीन वही बना। ठीक है, ठीक, दादाजी ने अपने मेहनत से 10 बीघा जमीन बनाए। ठीक है, उनके लड़के ने 10 कट्ठा और 1 कट्ठा पोते ने भी अपनी मेहनत से, है ना, इकट्ठा किया, बनाया। ठीक, अब क्वेश्चन उठता है कि सबसे ज्यादा जमीन किसके पास? तो पता चलेगा कि सबसे ज्यादा जमीन पोते के पास, क्योंकि पोते के पास दादा का जमीन और उसके बाबूजी का जमीन सबके सब अपने आप, ठीक है, उसके अधिकार क्षेत्र में आ गया। जबकि उसकी अपनी कमाई का जमीन कितना हुआ? मात्र 1 कट्ठा। लेकिन ठीक है, उसके दादाजी का जमीन जो 10 बीघा था वो भी उसके नाम है, उसके बाबूजी का जमीन 10 कट्ठा वो भी उसके नाम है, और उसका अपना जमीन 1 कट्ठा वो भी उसके नाम है। कहने का मतलब कि 10 बीघा 11 कट्ठे का मालिक वो अकेला होगा, मगर ठीक है, उसकी अपनी मेहनत की कमाई सिर्फ 1 ही कट्ठा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कितना बड़ा और कितना अच्छा लॉजिक इसके अंतर्गत छुपा हुआ है। इसके लॉजिक ये कहते हैं कि इनहेरिटेंस के थ्रू जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है, हम, ठीक है, प्रोग्राम में अगर देखते हैं तो हम कोडिंग कम कर सकते हैं, लेकिन शुरू के जितने भी कोडिंग थे वो सब का इस्तेमाल बिना दोबारा लिखे हुए भी कर सकते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी है कि हम प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा कितना भी बड़ा बनाते चले जाएं, ठीक है, लेकिन हमको अंत तक उतने मेहनत नहीं करना पड़ेगा सारे कोड के लिए। वो सारे कोड अपने आप ही इस्तेमाल होते जाएंगे, जिससे कि हम कितना भी बड़ा प्रोग्राम बना लें हम बिल्कुल उलझेंगे नहीं, हम बिल्कुल उसके कॉम्प्लेक्शन में पड़ेंगे नहीं, बल्कि हमारे लिए आसान ही होगा सभी को इस्तेमाल करना। ये वाला कंसेप्ट, ठीक है, वैज्ञानिकों ने पकड़ा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिससे कि बड़े से बड़े प्रोग्राम को भी हम लार्ज से लार्ज बनाते चले जाएं तो भी, ठीक है, हम उसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रोग्राम का कोड दूसरे में अपने आप इस्तेमाल हो जाता है, दूसरा तीसरा अपने आप इस्तेमाल कर लेता है बिना उसको दोबारा तिबारा लिखे हुए। और इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं और कोडिंग छोटा होता चला जाता है, क्योंकि पहले का कोडिंग वो इस्तेमाल करता चला जाता है। तो ये हो गया इनहेरिटेंस का एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल, जिसको कि कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग में लिया गया, और इससे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जो कोडिंग है वो भी करना आसान हो गया, और बड़े से बड़े प्रोग्राम भी आप इसके थ्रू बना सकते हो। कितना इंपॉर्टेंट ये पॉइंट भी है, और वो भी तो हमारे आपके जीवन से लिया गया पॉइंट। समझ सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो हर जगह किस तरह से अवेलेबल है, सिर्फ हमको देखने और समझने भर की देरी। इसी तरह से हम इस आखिरी पॉइंट पॉलीमॉर्फिज्म में देखें। पॉलीमॉर्फिज्म भी इसी तरह से रियल वर्ल्ड से लिया हुआ एक कंसेप्ट है, और वो भी कोडिंग में किस तरह से फायदा पहुंचाती है उसको भी हम आज ही के इस लेक्चर में देखें। पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट मतलब कि देखा जाए तो पॉली का मतलब होता है अनेक, मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म। अनेक फॉर्म को ऐसे समझेंगे कि जैसे अगर एक ही कोई व्यक्ति डिफरेंट कामों को परफॉर्म करता हो, ठीक है, तो डिफरेंट कामों के लिए अलग अलग व्यक्ति को रखने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे इसको ऐसे समझेंगे, मान लेते हैं कि कोई एक
सिंपल सा साधारण सा अभी नए कोई टीचर, ठीक, वो मान लिया मैथ इंग्लिश या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हो, ठीक है, अभी नए कोई सेंटर खोले हो, ठीक, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो वो सिंपल सा एक सेंटर खोले और उनको पढ़ाना है, ठीक। कोई लड़का सुबह सुबह आता है तो दिखता है कि एक व्यक्ति है ना, ठीक है, सामान वगैरह इधर उधर अरेंज कर रहा है, ठीक, उनसे बात करता है कि भाई हमको आपकी कोचिंग में एडमिशन लेना है, ठीक है, आप मैथ की टीचर हैं, है ना, तो बोलते हैं ठीक है, आपको इंक्वायरी करना है तो बस आधे घंटे बाद आए, ठीक। तो आधे घंटे बाद आता है तो इंक्वायरी में वही व्यक्ति बैठे हुए हैं और वो बोलते हैं कि हाँ भाई इतना इतना फी होगा, इतना बजे से क्लासेस होगा, अगर आप डेमो क्लासेस करना चाहते हैं तो ठीक है 4 बजे आप आ जाएं, ठीक है, आपको डेमो क्लासेस मिल जाएंगे। जब वो लड़का डेमो क्लास में आता है तो पता चलता है कि वही टीचर, ठीक है, डेमो दे रहे हैं, है ना, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ यही पॉलीमॉर्फिज्म। कहने का मतलब है कि व्यक्ति तो एक है लेकिन वो अलग अलग सिचुएशंस में, ठीक है, अलग अलग तरह के काम को परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब कि अगर, ठीक है, प्रोग्रामिंग में इस कंसेप्ट को इस तरह से लिया गया कि अगर एक ही फंक्शन, एक ही चीज अगर डिफरेंट तरह के सिचुएशन में अगर वो उसी के अनुसार से काम अगर करता हो तो हमको डिफरेंट तरह के फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है जो कोड को और बड़ा कर दे, ठीक है। रियल वर्ल्ड में भी, ठीक, हम लोग भी पॉलीमॉर्फिज्म का एक अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे कोई व्यक्ति अगर मंदिर में जाता है तो बिल्कुल मंदिर वाले पोशाक में भगवान की पूजा अर्चना शुरू कर देता है, ठीक। वही व्यक्ति अगर सिनेमा हॉल में जाते हैं, मल्टीप्लेक्स में जाते हैं, सिनेमा हॉल में जाता है सिनेमा देखने के लिए, तो उसका वेशभूषा अलग रहता है, वहां पर इसका हाव भाव बदल जाते हैं। हो सकता है वो सीटियां मारे, हो सकता है खूब एंजॉय करे, उसके सारे लक्षण बदल जाते हैं। वही व्यक्ति अगर किसी के, ठीक है, मरणोपरांत जाता है तो वही व्यक्ति का वेशभूषा भी अलग रहता है ना, रोना धोना शुरू होता है या जो भी होता है, ठीक है, उसका बिल्कुल अलग लक्षण रहता है उस टाइम के लिए। वही व्यक्ति अगर घर पे आते हैं, गार्जियन के सामने आता है तो वो कितना डिसिप्लिन में रहता है, हम ना गार्जियन को पैर छू के प्रणाम करता है, वहाँ हाव भाव अलग है। तो ये सारा चीज क्या है? ये सारा ही पॉलीमॉर्फिज्म का एक एग्जाम्पल है कि व्यक्ति एक लेकिन अलग अलग सिचुएशन में उसके रूप अनेक होते हैं, उसके लक्षण अनेक होते हैं, उसी अनुसार से, ठीक है, उसी अनुसार से उसका बिहेवियर होता है, उसका नेचर होता है, उसका लक्षण होता है, उसका स्वभाव होता है। ऐसा क्या हो? ऐसा अगर मान करते हैं कि चलो भाई ऐसा नहीं होगा बल्कि ऐसा होगा, कैसा होगा? तो भाई हम तो ऐसे ही हैं लेकिन अलग अलग सिचुएशंस के लिए हम अलग अलग लड़के को रखे हुए हैं, ठीक है। किसी के मरने उपरांत जाना है, भाई तुम जाओ, तुम्हारा काम है रोने का, तुम वहां पर जा करके रोना है, ठीक है, और रो करके आ जाना, ठीक। मंदिर में जाने के लिए वो रहेगा, ठीक है, वो मंदिर में जाएगा, पूजा अर्चना करेगा, भगवान की भक्ति में मास्टर, भगवान की भक्ति कर करके आ जाएगा। सिनेमा देखने में वो मास्टर, उसको भेजो, वो सिनेमा देखेगा, खूब एंजॉय। यानी आप खुद नहीं कर रहे हैं, 10 लोगों को अलग अलग सिचुएशन के लिए लगाए हुए, कितना दिक्कत है ना। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आजकल तो बड़े बड़े कंपनी में भी, अच्छे कंपनी में भी उन सारे एम्प्लॉय पर ज्यादा फोकस किया जाता है जो कि डिफरेंट कामों को कर सके, खुद अकेले सिंगल हैंड ही कर सके, जिससे कि सैलरी का बचत हो, जिससे कि उसके अलग अलग केबिन अलग अलग एम्प्लॉय के लिए बनाया गया है, ठीक है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी मतलब कि हटाया जाए, कम रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। तो इस तरह से बहुत फायदा होते हैं। यही कंसेप्ट, ये कहीं कि इसी कंसेप्ट को, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म के रूप में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में शामिल किया गया कि प्रोग्रामिंग में भी, ठीक है, एक ही तरह के काम को करने के लिए, ठीक है, डिफरेंट तरह के जो फंक्शन मजबूरी बस या किसी बस जो बनाने पड़ते हैं, कोड बहुत बड़ा हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसको कैसे कम किया जाए, ठीक। तो अगर एक ही मेथड, ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए उस ऑब्जेक्ट के अनुसार से काम कर देता हो, ये पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। इससे आपको अलग अलग तरह के मेथड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक ही मेथड डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए वो उसी प्रकार से उसी के रिक्वायरमेंट के अनुसार से काम कर देता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फीचर हुआ आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट का। तो ये जो 6 फीचर्स जो हम लोग देख रहे हैं, ये
बहुत ही जरूरी और बहुत ही डिटेल समझने की फीचर है। तभी जाकर के हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो मेन सोल है, जो मेन थीम है, उसको अच्छे से समझ पाएंगे और मास्टर बन पाएंगे। वैसे सारे कंसेप्ट को रटना और रट करके काम करना बहुत ही आसान है। प्रोग्रामिंग में भी आप रट करके कुछ हद तक अच्छा बन सकते हैं, लेकिन मास्टर नहीं बन सकते। मास्टर बनने के लिए बिल्कुल रिसर्च मेथड का इस्तेमाल करते हुए हर एक चीज के रहस्य को जानना बहुत जरूरी है। इसी के साथ आज का ये एपिसोड हम खत्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर कुछ अलग रिसर्च किए हुए कुछ टॉपिक पर हम लोग ध्यान देंगे। धन्यवाद।